तो कहता है कि खत्म होने पर हमारे पास जितने भी पॉइंट्स बचे होंगे वो हमारे क्लास पॉइंट्स में ऐड हो जाएंगे। ईके कहता है कि अगर हमने कैसे भी अपने इन पॉइंट्स को बचा लिया तब फिर हमें हर महीने 30,000 पॉइंट्स मिलेंगे। योसुके उन्हें बाकी के रूल्स भी एक्सप्लेन करता है जिससे कि उनके पॉइंट्स बढ़ या फिर घट सकते हैं। गारुइजावा कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि किसी रीजन के चलते हमें अपने पॉइंट्स खर्च करने चाहिए जो कि एकदम इम्पोर्टेंट हो। दूसरा स्टूडेंट कहता है कि नहीं, हम जितना ज्यादा हो सके उतना पॉइंट्स बचाने की कोशिश करेंगे। गारुइजावा कहती है कि मैं खुद तो मैनेज कर सकती हूँ पर मुझे बाकी गर्ल्स का पता नहीं। और वो लोग टॉयलेट की बात कर रहे थे क्योंकि उन लोगों को एक बेसिक सा कार्डबोर्ड का टॉयलेट मिला था। योसुके उनको बताता है कि हम एक रेगुलर टॉयलेट को अपने पॉइंट्स की मदद से खरीद सकते हैं मगर वो थोड़ा महंगा था, इसलिए गर्ल्स और बॉयज के बीच में लड़ाई होने लगती है कि उसे खरीदना है या फिर नहीं। इसे देखकर होरिकिता कहती है कि मुझे जितना लगा था ये उससे ज्यादा मुश्किल होने वाला है। फिर हमें उन सभी लोगों को जंगल के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है। उस आइलैंड पर कई जगह पर स्पॉट्स बनाए गए थे जिन्हें एक बार छूने में उन्हें एडिशनल पॉइंट्स मिलते थे और इक्केसुतो और यामाउची उन्हीं स्पॉट्स को खोजने निकल गए थे। तभी आयानो कोजी होरिकिता से पूछता है कि क्या तुम इसे एंजॉय नहीं कर रही हो, जिस पर होरिकिता कहती है कि नहीं, ये सब मेरे बस के बाहर है। तुम्हारी कही हुई बात बिल्कुल सच होगी कि स्कूल हमें एकेडमी के बाहर के चीजों से भी जज करेगा। ईके और सुदो स्पॉट खोजने के लिए खुद ही चले गए। ये ऐसा काम है जो कि मैं खुद नहीं कर सकती, जिस पर आयानो कोजी हामी भरते हुए कहता है कि ऊपर के क्लासेस पर एम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वो सभी लोग एक जगह जाकर रेस्ट कर रहे थे और योसुके और वो नया लड़का बातचीत कर रहे थे कि हमें उस टॉयलेट को खरीदना चाहिए या फिर नहीं। हाइजीन और बाकी चीजों को देखते हुए वो लड़का भी मान जाता है। योसुके कहता है कि हमें भी अपना बेस कैंप एरिया खोज लेना चाहिए क्योंकि उसके हिसाब से हमें पता लगेगा कि हम अपने पॉइंट्स को कैसे खर्च करेंगे। और फिर वो पूछता है कि कौन कौन मेरे साथ जाना चाहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना अपना हाथ उठाने लगते हैं जिसमें कि आयानो कोजी भी शामिल था, जिस पर होरिकिता कहती है कि तुम और वॉलंटियर करते हुए वो भी खुद से, ये तो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है। जिस पर आयानो कोजी कहता है कि कभी कभी ग्रुप में भाग ना लेने से भी तुम ग्रुप से हटकर दिखाई देते हो। आयानो कोजी को शामिल होता हुआ देखकर साकुरा भी अपना हाथ उठा लेती है। 9 लोगों ने अपने हाथ उठाए थे, इसीलिए योसुके कहता है कि हम 3 लोगों की टीम बनाकर आगे बढ़ेंगे। फिर हम कोइंसी को देखते हैं जो कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ में बंदरों की तरह उछलते हुए जा रहा था और वो उस ट्रिप को पूरी तरह से एंजॉय कर रहा था। आयानो कोजी, साकुरा और कोइंसी एक ही टीम में गए थे स्पोर्ट्स की तलाश में। आयानो कोजी और साकुरा कोइंसी के पीछे पीछे जा रहे थे। आयानो कोजी कहता है कोइंसी ज्यादा दूर मत जाओ वरना फिर हम सभी लोग एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। कोइंसी कहता है कि दिन के समय में ऐसे फॉरेस्ट में खोना बहुत ही ज्यादा कम चांस है, तो इसीलिए तुम्हें इसकी चिंता लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो ये कहते हुए बहुत ही ज्यादा तेजी से बंदरों की तरफ चलकर आगे चला जाता है और जैसा कि आयानो कोजी ने कहा था वैसा ही होता है और कोइंसी पता नहीं कहाँ चला जाता है। वो लोग किसी केव के पास आ गए थे जिसे देखकर साकुरा कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये कोई स्पॉट है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ जाए हमें बताती है कि इस आइलैंड में बहुत सी जगहों पर स्पॉट्स बनाए गए हैं और तुम जब भी किसी स्पॉट पे कब्जा करोगे तब तुम्हें एक एडिशनल पॉइंट मिलेंगे। तुम टेस्ट के समय उस एडिशनल पॉइंट्स को खर्च नहीं कर सकते। किसी भी स्पॉट पे सिर्फ क्लास टीचर ही कब्जा कर सकता है और वो कब्जा सिर्फ 8 घंटे तक ही रहेगा, यानी कि तुम्हें हर 8 घंटे बाद अपना डिक्लेरेशन फिर से करना पड़ेगा और ये सिर्फ एक की कार्ड की तरफ से होगा जो कि तुम्हें स्कूल की तरफ से दिया जाएगा। तुम अपनी क्लास का लीडर तब तक नहीं बदल सकते जब तक कि तुम्हारे पास कोई ठोस रीजन ना हो। और हाँ, लास्ट डे जब हम यहाँ से जाने वाले होंगे तो हर एक क्लास के लीडर का नाम जो कि तुम सही बताओगे उसके बदले तुम्हें 50 एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे। यानी कि अगर तुमने क्लास ए बी सी तीनों के लीडर्स को आइडेंटिफाई कर लिया तो तुम्हें ऐसे ही 150 एडिशनल पॉइंट्स मिल जाएंगे। मगर हाँ, अगर तुमने गलत बताया तो फिर तुम्हें खुद के पॉइंट से 50 पॉइंट्स गंवाने पड़ेंगे। हाई रिस्क हाई रिटर्न। फिर हमें वापिस से उसी सीन को दिखाया जाता है जहाँ की साकुरा उस केव की तरफ जा रही थी, मगर आयानो कोजी उसको खींचते हुए उसके मुंह को भी बंद कर देता है। हम देखते हैं कि उस स्पॉट के अंदर से कात्सुरागी निकलता है और उसके हाथ में वही लीडर का की कार्ड था। एक स्टूडेंट पीछे से आता हुआ कहता है कि हम बहुत ही ज्यादा लकी हैं कि टेस्ट शुरू होने के इतनी जल्दी ही हमें अपना स्पॉट मिल गया। मगर कात्सुरागी उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि लकी बॉट ने यहाँ आने से पहले इस आइलैंड का एक चक्कर मारा था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था ताकि हम देख सके कि कहाँ पे स्पॉट्स हैं और मैंने इसे पहले ही वहाँ पे देख लिया था। अब मुझे बस यहाँ पे आकर उसे खोजना था। और हाँ, अभी इस चीज का ध्यान रखना कि तुम किसके सामने क्या बोल रहे हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हमें कोई छुप कर देख रहा हो। कात्सुरागी को ऐसा लगता है कि झाड़ियों के पास कोई है, मगर वो जब जाकर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। वो वापिस से उसे लड़की की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि चलो हम चलते हैं, हमें एक ही जगह पे ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए। और फिर वो सभी लोग वहाँ से चले आते हैं। आयानो कोजी साकुरा के मुंह से हाथ हटाते हुए उसे सॉरी कहता है, मगर साकुरा पूरी तरह से ब्लश कर रही थी। वो दोनों केव में जाकर चेक करते हैं क्योंकि वहाँ से कात्सुरागी और वो लड़का चले गए थे। साकुरा कहती है कि इसका मतलब ये है कि उनका लीडर कात्सुरागी है। तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक बहुत ही अच्छा सीक्रेट मिला है? आयानो कोजी कहता है कि हाँ, मैं इसे योसुके को खुद जाकर बाद में बता दूंगा। वो दोनों वापस अपनी पूरी टीम के पास पहुंच जाते हैं। योसुके तभी आते हुए कहता है कि एक बहुत ही अच्छी खबर है, ईके को रिवर के पास एक बहुत ही अच्छा स्पॉट मिला है। और वो सभी लोग जाकर स्पॉट को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा था। योसुके कहता है कि अब ये बताओ कि क्लास लीडर कौन बनेगा, क्योंकि हमें इस जगह पर कब्जा भी करना है। वो सभी लोग सोचने लगते हैं कि किसे लीडर होना चाहिए कि तभी कुशिदा आकर कहती है कि मेरी बात सुनो सभी लोग, अगर हम क्लास का लीडर योसुके या फिर कारिजावा को बनाते हैं
हैं तो इन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज्यादा आसान है। क्लास का लीडर रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्लास का लीडर होरिकिता को बनना चाहिए। बाकी सभी स्टूडेंट्स भी इस पर मान जाते हैं। इसी चलते होरिकिता भी हाँ बोल देती है। उसके लीडर बनने के बाद वो सभी लोग उस जगह पे कब्जा कर लेते हैं। उस रिवर के पानी को लेकर वो सभी अभी भी सोच में थे कि उसे पीना चाहिए या फिर नहीं। योसुके कहता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, इसीलिए हमें जल्दी जल्दी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। योसुके के वहाँ से जाने के बाद अयाना कोजी आकर ईके से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास आउटडोर्स का एक्सपीरियंस है। ईके कहता है कि हाँ, मैं और मेरे पेरेंट्स पहले कैंपिंग का काम किया करते थे। किसी भी रिवर को देखकर बता सकता हूँ कि उसका पानी पीने लायक है या फिर नहीं, और वो उसके पानी को उठाकर पीने लगता है। वो सभी लोग मिलकर अपने टेंट को सेटअप करते हैं। योसुके अयाना कोजी के पास जाकर कहता है, क्या प्लीज तुम कुछ लकड़ियों को लेकर आ सकते हो। योसुके कहता है कि अकेले जाना खतरनाक है, तो तुम किसी को अपने साथ लेकर जाना। अयाना कोजी होरिकिता से हेल्प मांगता है, मगर वो हेल्प करने के बजाय टेंट के अंदर चली जाती है, ये कहकर कि ये सब मेरे बस से बाहर है। तभी उसकी नजर यामाउची और साकुरा पे जाती है। ये तीनों मिलकर लकड़ियां जमा करने लगते हैं। यामाउची इधर साकुरा को पसंद करता था, तो इसलिए पूरे रास्ते वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। जब वो सभी लोग लकड़ियां इकट्ठी कर वहाँ से वापस जा रहे थे, तभी उन्हें क्लास सी की एक स्टूडेंट बुरी हालत में दिखाई देती है। अयाना कोजी उससे पूछता है कि तुम क्लास सी की इबुकी हो ना, क्या तुम्हारे क्लासमेट्स ने तुम्हारे साथ कुछ किया। वो हाँ में अपना सर हिलाती है। यामाउची कहता है कि हम क्लास डी के स्टूडेंट्स हैं, अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ बेस कैंप में आ सकती हो। इबुकी कहती है, क्या तुमने सुना नहीं, मैं क्लास सी की हूँ, इसका मतलब मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। यामाउची कहता है कि तुम चाहे जोन सी भी क्लास की हो, मगर हम तुम्हें यहाँ पे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। वो उनके साथ आने के लिए मान जाती है। बाकी स्टूडेंट्स में किसी को भी आग जलाना नहीं आता था, इसीलिए ईके अपने पुराने कैंपिंग के एक्सपीरियंस से आग को जला लेता है, जिसके चलते बाकी सभी लोग थोड़ा इम्प्रेस हो जाते हैं। सीता और बाकी कुछ लड़कियां जंगल में से फल तोड़कर लाई थी, मगर उन्हें पता नहीं था कि उसमें से किसे खाया जा सकता है और किसे नहीं। ईके वहाँ पर भी आकर उन सभी फलों के नाम बताने लगता है, और वो बताता है कि इसमें से कौन कौन सा खाने लायक है। उसके इतने एक्सपीरियंस को देख के बाकी सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि आग भी उसी ने लगाई थी, इस जगह को उसने खोजा था और फलों के बारे में ही उसे ही पता था। योसुके उन सभी के बातों को बीच में काटते हुए कहता है कि गाइस मेरी बात सुनो, इस टेस्ट के खत्म होने के वक्त हमारे पास कम से कम 120 पॉइंट्स बचे होने चाहिए। एक दूसरा स्टूडेंट कहता है कि क्या हम 180 पॉइंट्स को खर्च करने वाले हैं। योसुके हाँ में जवाब देता है, और वो कहता है कि इसमें सभी चीजें इंक्लूडेड है, जैसे कि सभी लोगों के लिए 2 टाइम का खाना, टेंट और भी बाकी सभी चीजें। 120 पॉइंट्स भी अगर हम बचा पाए तो ये भी बहुत ज्यादा बड़ी बात होगी, क्योंकि तुम्हें याद होगा कि हमारे मिड टर्म्स में भी बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क्स आए थे। और हाँ, अगर हम खुद का खाना और पानी खोज लें तो फिर हम एक्स्ट्रा 50 पॉइंट्स बचा पाएंगे। अयाना कोजी इबुकी के पास आते हुए कहता है कि तुम्हें थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ेगा। योसुके और बाकी सभी लोग अभी तुम्हारी कंडीशन के बारे में ही बात कर रहे हैं। इबुकी कहती है कि वैसे भी मुझे बहुत ही जल्दी निकाल दिया जाएगा यहाँ से। अयाना कोजी कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हमारी क्लास में कई ऐसे लोग भी हैं जो कि बहुत ही ज्यादा जल्दी भरोसा कर लेते हैं। तभी वहाँ पे कुशिदा आकर इबुकी को खाने के लिए कुछ फल देती है। पीछे से सुदो कोइंजी का नाम चिल्लाने लगता है। कुशिदा के वहाँ आकर पूछने पे वो सभी लोग बताते हैं कोइंजी पोर्ट पे वापस चला गया, ये कहकर कि मेरी तबीयत खराब है। योसुके कहता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग अब हमें 30 पॉइंट्स गंवाने पड़ेंगे। अब कोइंजी इस टेस्ट से बाहर हो जाएगा और वो शिप में आराम से रह सकता है। फिर हमें लास्ट के सीन में कोइंजी को दिखाया जाता है जो कि शिप में मजे कर रहा था। अब हमें यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ अयाना कोजी और कुछ बच्चे मैथ की इक्वेशन सोल्व कर रहे होते हैं। तब एक पर्सन अयाना कोजी से कहता है, तुम्हें हमेशा एक चीज याद रखनी चाहिए कि तुम्हारे पास अगर पावर है और तुम उसे यूज नहीं करते हो तो तुम इस दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ कहलाओगे। और यहाँ हम देखते हैं कि पूरी क्लास कैंप में रहने के लिए अलग अलग कामों को कर रही होती है और हिराटा उन सबका लीडर बनके उन्हें गाइड कर रहा होता है। तब यहाँ अयाना कोजी और सुजुने एक जगह को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। तब सुजुने कहती है कि हमें अपने स्टेमिना को बचाना चाहिए, क्योंकि हम अगर ऐसे ही इधर उधर घूमते रहेंगे तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमें ही होगा। मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या कह रही हो, पर अगर हम एक ही जगह पर टिके रहेंगे तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी रुएन पहले ही तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और उसने तुमसे निपटने का वादा भी किया है, तो इसीलिए हमें कुछ न कुछ करना होगा। और तब वो दोनों क्लास बी के कैंप पर पहुंच जाते हैं और उनके एरिया को देखकर सुजुने बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और कहती है, इचिनो से क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि हमारी क्लास के और तुम्हारी क्लास के लोगों के रिलेशन सही है और क्लास बी हमारा हर सिचुएशन में साथ देगी। तब इचिनो से हाँ कहती है और तब हम देखते हैं कि क्लास बी में भी क्लास सी का एक लड़का होता है जिसे क्लास सी ने अपने ग्रुप से निकाल दिया होता है। और तब वो दोनों क्लास ए के कैंप को देखने चले आते हैं, पर हम देखते हैं कि वहाँ एक स्टूडेंट उन्हें अंदर जाने से मना कर रहा होता है और उन्हें रूल ब्रेक करने की धमकी देता है। तो सुजुने कहती है कि ऐसा कोई रूल नहीं बनाए जिसके हिसाब से मैं इस केव के अंदर एंटर नहीं कर सकती। चाहे हम इस ऑक्युपाइड स्पेस को यूज नहीं कर सकते, पर हम इसके अंदर जरूर देख सकते हैं
और अगर तुम मुझे रोक रहे हो तो इसका मतलब तुम रूल्स तोड़ रहे हो। और तब हम देखते हैं कि कात्सुरागी बाहर आ जाता है और वो कहता है कि तुम अंदर जाकर देख सकती हो, और तुम्हें पता है ना कि जिस क्लास ने एक स्पेस को ऑक्युपाइड करके रखा हो वो अपनी स्पेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो इसीलिए अगर तुम्हारे साथ कुछ हो तो मुझे कुछ मत कहना। और तब वो दोनों वहाँ से सीधा क्लास सी के कैंप पर पहुंच जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि क्लास सी ने अपने सारे पॉइंट्स मजे करने में उड़ा दिए होते हैं और वो सारे वहाँ पर मजे कर रहे होते हैं। और तब रुएन फिर से सुजुने के साथ बदतमीजी करने लगता है, जिससे सुजुने परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। तब आयानो कोजी सोचता है रूल में लिखा है कि अगर आप अपने सारे पॉइंट्स को यूज कर लेते हो तो तब आपको नेगेटिव नंबर नहीं मिलेंगे, तो इसने उसी चीज का फायदा उठाया है। और तब वापिस जाते हुए सुजुने कहती है ये तो खुद को ही बर्बाद कर रहे हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस वीक ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। पर सच्चाई तो ये है कि वो लोग यहाँ पर रहना ही नहीं चाहते, वो वही करने वाला है जो कोइंजी ने किया था, तो इसीलिए वो थोड़े टाइम में क्विट करके वापस शिप पर चले जाएंगे। ये तो इनकी एक 0 पॉइंट स्ट्रेटेजी है और ये काफी इंटरेस्टिंग भी है। और तब यहाँ तीसरे दिन की रात को कोई इबुकी की तलाशी लेता है और तब अगले दिन सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि साकुरा आयानो कोजी के साथ घूमते हुए काफी खुश होती है। और तब शाम को आयानो कोजी और इचिनो से देखते हैं कि क्लास सी अपनी जगह को छोड़कर वहाँ से जा चुकी है। और तब आयानो कोजी इचिनो से क्लास ए के कात्सुरागी के बारे में पूछता है। तब इचिनो से कहती है जैसे कि इस टाइम साक्यानागी टेस्ट में नहीं है तो क्लास ए की सारी कमान कात्सुरागी संभाल रहा है, पर यकीन मानो तुम्हें कात्सुरागी को कम नहीं आंकना चाहिए। और मैंने ये भी सुना है कि साक्यानागी और कात्सुरागी कभी भी एक सलाह पर एग्री नहीं करते हैं, जिस वजह से उनके बीच में बहुत टेंशन चल रही है। और यहाँ क्लास डी क्लास सी के जाने के बारे में बात कर रही होती है। तब कुशिदा इबुकी से पूछती है क्या तुम भी उनके साथ वापस जा रही हो, पर इबुकी मना कर देती है। और तब सूडो इबुकी पर शक करने लगता है, जिस वजह से उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। तब हिराटा कहता है कि ये टाइम दोस्तों के बीच लड़ने का नहीं है। तब इबुकी कहती है कि किसने कहा कि हम लोग दोस्त हैं, और वहाँ से चली जाती है। तब 5वें दिन को हिराटा की गर्लफ्रेंड की अंडरवेयर चुरा लेता है और सारी लड़कियां बॉयज के ऊपर इल्जाम लगाने लगती है, जिनसे उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। और तब लड़कियां हिराटा को सभी बॉयज की चेकिंग करने के लिए कहती है। और तब यहाँ इके को पता चलता है कि वो अंडरवेयर उसके बैग में है, पर वो आयाना कोजी को उसे छुपाने के लिए दे देता है। और तब हम यहाँ देखते हैं जब हिराटा सबकी तलाशी लेता है तब वो उसे आयाना कोजी के पॉकेट में मिलती है, पर वो किसी को कुछ नहीं बताता है। और तब थोड़ी देर बाद आयाना कोजी उसे मिलने के लिए बुलाता है और उससे पूछता है आखिरकार तुमने सबको मेरे बारे में क्यों नहीं बताया। तब हिराटा कहता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या तुमने सच में इसे चुराया है। तब आयानो कोजी मना कर देता है। तो हिराटा कहता है फिर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तो क्या तुम मुझे उसे दे सकते हो, क्योंकि अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। और हाँ, क्या तुम मेरी असली कल्प्रिट को ढूंढने में मदद कर सकते हो, और क्योंकि तुमने ये नहीं किया है तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम असली दोषी को जरूर ढूंढोगे। और तब आयानो कोजी उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। तब हिराटा कहता है पर तुम्हें मुझसे एक और वादा करना होगा कि अगर तुम्हें असली दोषी मिल जाएगा तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगे, क्योंकि अगर ये सच्चाई बाहर आ जाएगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए सच्चाई को दबा देना ही समझदारी है। तब आयानो कोजी हाँ कहता है। और तब यहाँ लड़कियां लड़कों से अलग टेंट लगाने की बात करती है और लड़के इस बात के लिए मना कर रहे होते हैं। तब कारुइजावा अपने बॉयफ्रेंड को उनकी मदद करने के लिए कहती है। तब सुजुने कहती है कि मुझे हिराटा पर पूरी तरह से विश्वास नहीं है, क्योंकि वो खुद भी एक लड़का है, तो इसीलिए हमें एक और लड़के को साथ रखना चाहिए ताकि ये दोनों एक दूसरे पर भी नजर रख सके, और मैं इसके लिए आयानो कोजी को चुनती हूँ। और हम देखते हैं कि सारी लड़कियां इसके लिए मान जाती है। और तब यहाँ आयानो कोजी और हिराटा मिलके लड़कियों का टेंट सेट कर देते हैं। और तब इबुकी आयानो कोजी से बात करने आती है और कहती है इस टाइम क्लास डी के रिलेशन एक दूसरे के साथ अच्छे नहीं है, और मैं उन्हें ब्लेम भी नहीं करती, क्योंकि ऐसी हरकत मैं भी नहीं सहन कर सकती थी। पर तुम्हें क्या लगता है कि वो चोरी किसने की होगी? क्या तुम्हें भी सूडो और बाकियों की तरह लगा कि ये सब कुछ मैंने किया है, क्योंकि मैं एक आउटसाइडर हूँ, और अगर मैं भी इनकी जगह होती तो मुझे भी किसी और क्लास के बच्चे पर विश्वास नहीं होता। तब आयानो कोजी कहता है ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, जिससे वो शॉक हो जाती है। तब आयानो कोजी उसी जगह को चेक करने जाता है जहाँ पर उसे इबुकी मिली थी। और तब यहाँ शाम को आयानो कोजी बिल्कुल अकेला होता है। तब सुजुने कहती है लगता है तुमने बहुत मेहनत की है। तब आयानो कोजी कहता है कि ये सारी तुम्हारी मेहरबानी है, क्योंकि अगर तुमने मेरा नाम ना लिया होता तो मुझे ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। तो सुजुने कहती है कि ये सब कुछ मैंने इसीलिए किया क्योंकि मुझे हिराटा पर विश्वास नहीं है, तो इसीलिए मुझे उस पर नजर रखने के लिए तुम्हारी जरूरत थी। तब आयानो कोजी कहता है पर तुम्हें हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई कुछ छुपा रहा है। तब सुजुने कहती है कि मैं जानती हूँ कि सारे लोग ऐसे नहीं है, पर कुछ लोग हैं जो अपने अंदर के थॉट्स को अपने बिहेवियर से अलग रखते हैं, और तुम उन्हीं में से एक हो। और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे नहीं लगा कि मुझे उस पर विश्वास करना चाहिए। तब आयानो कोजी कहता है तो अगर ये बात है तो तुम बाकियों से झूठ क्यों कह रही हो? जब से ये टेस्ट शुरू हुआ है
तब से तुम बीमार हो, तो तुम्हें मुझसे ये सब कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। तब सुजुने मना करती है, पर अयानो कोजी उसका टेम्परेचर चेक करता है और उसे सच में बुखार होता है और कहता है क्या हमें अपने क्लास वालों को बताना चाहिए। तब सुजुने कहती है मैं 5 दिनों से ये सह रही हूँ, तो अगर मैंने अब उन्हें ये सब बताया तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। और तब हम देखते हैं कि 6वां दिन स्टार्ट हो जाता है और वहाँ का मौसम बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है और बदलते मौसम को देखकर क्लास टी अपने खाने के सामान को इकट्ठा करने लगती है। तब अयानो कोजी सुजुने से लीडर कार्ड के बारे में पूछता है। तब सुजुने उसे बताती है कि वो हमेशा उसे अपने पास रखती है ताकि कोई भी उसे चुरा ना सके। तब अयानो कोजी कहता है मैंने कात्सुरागी के पास एक कार्ड देखा था, पर मुझे नहीं पता कि वो लीडर कार्ड है या नहीं, तो क्या तुम मुझे अपना कार्ड दिखा सकती हो। तो सुजुने उसे छुपाकर अपना कार्ड दिखाती है, पर अयानो कोजी को फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। और तब यमाउची सुजुने को परेशान करने के लिए उसके ऊपर मिट्टी फेंक देता है, पर तभी सुजुने उसे उल्टा करके नीचे फेंक देती है। पर हम देखते हैं कि यमाउची को ज्यादा चोट ना आए, तो इसलिए अयानो कोजी उसे नीचे गिरने से बचा लेता है और तब सुजुने नहाने चली जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि इके के हाथ बस 2 ही फिशेस लगती हैं और यहाँ बाकी सारी लड़कियां नहाने की लाइन में लगी होती हैं। और तब थोड़ी देर बाद सुजुने अयानो कोजी को अकेले में बात करने के लिए बुलाती है और उसे कार्ड के चोरी हो जाने के बारे में बताती है और कहती है मुझे कारिजावा और इबुकी पर शक है। तब अयानो कोजी कहता है कि कारिजावा पूरे टाइम नहाने की लाइन में लगी हुई थी और इसका विटनेस तो मैं खुद हूँ। तब सुजुने कहती है तो इसका मतलब सिर्फ इबुकी ही बचाती है। तो अयानो कोजी कहता है हमें इस टाइम पूरी क्लास को इसके बारे में नहीं बताना चाहिए, नहीं तो वो पैनिक कर जाएंगे और इबुकी से हम खुद फेस टू फेस बात करेंगे। और तब हम देखते हैं कि अयानो कोजी वहाँ से चला जाता है और सुजुने थोड़ा टाइम वहाँ अकेली रहती है। पर तभी वो नोटिस करती है कि उनके कैंप में आग लगी होती है, जिस चीज के लिए वो इबुकी पर शक करती है। पर इबुकी को हैरान देखकर उसे यकीन हो जाता है कि ये काम उसका नहीं है। और तब सुजुने नोटिस करती है कि किसी ने गाइड को जला दिया होता है। तब ईके उसे बुझा देता है। तब कारिजावा कहती है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसका मतलब हमारे बीच में कोई गद्दार है। और तब हम देखते हैं कि गर्ल्स और बॉयज फिर से आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और वो दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। और तब कुशिदा इबुकी के वहाँ ना होने के बारे में सबको बताती है, जिस वजह से सब चीजों का शक इबुकी पर चला जाता है और वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है। और तब वो लोग हिराटा को ऑर्डर्स देने के लिए कहते हैं, पर हम देखते हैं हिराटा इस सिचुएशन के कारण पूरी तरह से शॉक में जा चुका होता है। पर अयानो कोजी उसे होश में लाता है और तब वो सबको अपना अपना काम बताता है। और तब अयानो कोजी खुद इबुकी को ढूंढने चला जाता है। तब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ अयानो कोजी बहुत सारे बच्चों के साथ बैठा होता है, पर धीरे धीरे बच्चे कम होते जाते हैं और आखिर में सिर्फ वही बच जाता है और उसे एक सेल में डाल दिया जाता है। और यहाँ सुजुने इबुकी के पास पहुँच जाती है और उस पर सभी चीजों का इल्जाम लगाने लगती है। और तभी इबुकी उसे अपना बैग चेक करने के लिए देती है और जैसे ही सुजुने उसके बैग को हाथ लगाने लगती है तभी इबुकी उस पर हमला कर देती है। और तब सुजुने सोचती है कि मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, क्योंकि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं क्लास डी को क्या मुंह दिखाऊंगी। मैंने हमेशा उन्हें यूजलेस कहा है, पर यहाँ देखो मैं सबसे ज्यादा यूजलेस हूँ और अब मुझे इस चीज को ठीक करने के लिए लड़ाई करनी पड़ रही है। और कहती है तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती कि तुमने ही मेरे की कार्ड को चुराया है। और तभी इबुकी उसे मारकर नीचे फेंक देती है और सुजुने को उसका कार्ड दिखाकर अपनी चोरी एक्सेप्ट कर लेती है। तब सुजुने कहती है अब मैं इसके बारे में सबको बता दूंगी। तब इबुकी कहती है पर इसका तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। तब सुजुने कहती है मैं जब तुम्हारे पास से ये की कार्ड वापस ले लूंगी तो मैं इसके ऊपर लगे हुए फिंगरप्रिंट्स को चेक करवाऊंगी और मैं ये भी साबित कर दूंगी कि अंडरवेयर्स भी तुमने चुराए थे। और तब सुजुने उसे मुक्का मार के नीचे गिरा देती है। तभी इबुकी कहती है कि मुझे पूरा यकीन था कि तुम उस फायर में इन्वॉल्व हो, तो मैं इसलिए इतनी देर से इसी चीज को कंफर्म करने के लिए बातें कर रही थी। तब सुजुने कहती है क्या तुम्हारा मतलब ये सब कुछ अयानो कोजी ने किया है। और तभी इबुकी उसे लात मारकर नीचे फेंक देती है और हम देखते हैं कि सुजुने बीमार होने के कारण बेहोश हो जाती है। और तभी वहाँ पे एक पर्सन आ जाता है और इबुकी उसे सुजुने का की कार्ड दिखाती है। और तब कुछ टाइम बाद सुजुने को होश आ जाता है और हम देखते हैं कि अयानो कोजी उसे एक पेड़ के नीचे लेकर आ चुका होता है। और तब सुजुने उसे सारी बात बताती है। तब अयानो कोजी कहता है तुम्हारी तबीयत और भी ज्यादा खराब होती जा रही है, तो इसीलिए तुम्हें इस टाइम बाहर जाना होगा और तुम इबुकी की चिंता मत करो, मैं उससे कार्ड को जरूर वापस ले आऊंगा। मैं बाहर नहीं जा सकती क्योंकि इससे हमारी क्लास के और भी काफी सारे पॉइंट्स कम हो जाएंगे, जिससे कि मैं कभी भी क्लास ए तक नहीं पहुंच पाऊंगी और कभी भी अपने भाई की तारीफ के लायक नहीं बन पाऊंगी। ये सारी मेरी गलती है। अगर मेरे दोस्त होते तो हम उस कार्ड को जरूर बचा पाते और मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, पर मैं वादा करती हूँ कि मैं इसे ठीक करके रहूंगी। मैं तुम्हें ये कहना तो नहीं चाहता, पर तुम इतनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि तुम अकेले ही लड़ सको, तो इसलिए अगर तुम अकेले नहीं लड़ सकते तो तुम्हें किसी ऐसे को ढूंढ लेना चाहिए जो तुम्हारे साथ लड़ सके। और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और उसे बेहोश कर देता है। अब अयानो कोजी सुजुने को टीचर के पास
क्लास ले आता है, जिस वजह से सुजुने को टेस्ट से बाहर जाना पड़ता है। और तब यहाँ पर सारी क्लास को ये बात पता लग जाती है और अयाना कोजी हिराटा को सारी बात बता देता है। तब हिराटा कहता है तो इसका मतलब हमारे जितने भी बोनस पॉइंट्स थे वो सारे उस लीडर के पास चले जाएंगे जिसको हमारे लीडर का नाम पता है। और अगर हम बाकी पेनल्टीज को गिने तो उसे मिलाकर हमारे बचाए हुए 120 पॉइंट्स में से 110 पॉइंट्स तो कट भी हो जाएंगे। मुझे तो लगा था कि इस टेस्ट के जरिए हम इस क्लास की यूनिटी को बढ़ा पाएंगे और अपनी क्लास को जिता पाएंगे, पर अब लगता है कि ये क्लास खत्म होने वाली है। तब अयाना कोजी हिराटा से एक मदद मांगता है और हम देखते हैं कि टेस्ट के एंड होने से पहले सभी क्लास के टीचर्स अपनी अपनी क्लास को दूसरी क्लास के लीडर्स को कैश करने के लिए कहते हैं और तब एग्जाम खत्म होने की घोषणा हो जाती है। पर तभी सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि रुएन अभी भी आइलैंड पर ही होता है। तब कात्सुरागी उसे कहता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया रुएन, तुमने क्लास ए को पूरे 500 पॉइंट्स दिलाए हैं। तब रुएन कहता है इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, पहले रिजल्ट तो आने दो। और तब हमें रुएन का प्लान बताया जाता है जिसके अकॉर्डिंग रुएन क्लास ए के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है जहाँ वो क्लास ए को 200 पॉइंट्स देगा और इसके साथ साथ उन्हें क्लास बी और क्लास डी के लीडर के बारे में बताएगा। और तब रुएन अपने दो साथियों को क्लास बी और क्लास डी में भेज देता है और तब वो अगले दिन पार्टी करके अपने साथियों को वापस भेज देता है और खुद जंगल में छुप जाता है जहाँ उसकी मुलाकात साक्यानागी के एक साथी से होती है जो कि खुद ही अपनी क्लास के पॉइंट्स कम करने के लिए एक बोनस पॉइंट का मिसयूज कर रहा होता है और वही उसे क्लास ए के लीडर के बारे में बताता है। और तब हम यहाँ देखते हैं कि इबुकी का कैमरा टूट जाने की वजह से रुएन और कात्सुरागी खुद सुजुने का कार्ड देखने आते हैं जिससे उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है। और तब लास्ट दिन क्लास सी के टीचर रुएन से सभी क्लासेस के लीडर्स के नाम पूछते हैं जिसमें वो लिखता है कि क्लास ए का लीडर तोत्सुआ याइको है, क्लास बी की लीडर शिरा नामी चिहिहिरो है और क्लास बी की लीडर होरिकिता सुजुने है। तब क्लास सी के टीचर कहते हैं जरा खुद को देखो रुएन, तुम्हारे हिसाब से तुम्हें हार्डवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर देखो तुमने एक सोल्जर की तरह यहाँ पर दिन बिताए हैं ताकि तुम अपनी क्लास को जिता सको और इस चक्कर में देखो तुमने कितना हार्डवर्क किया है। तब रुएन कहता है अब जब मुझे सारे क्लास के लीडर्स के नाम पता है तो मुझे उन सभी क्लासेस के लीडर्स के नाम गैस करने के 150 पॉइंट्स और साथ ही साथ उन सभी क्लासेस के बोनस पॉइंट्स भी मिल जाएंगे जिससे हम क्लास ए से आगे निकल जाएंगे, जिसका मतलब मैं जीत जाऊंगा। और हम देखते हैं क्लास ए का टीचर एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस करने लगता है और कहता है क्लास सी लास्ट आई है विद 0 पॉइंट्स, क्लास ए थर्ड पोजीशन पर आई है विद 120 पॉइंट्स, क्लास बी 140 पॉइंट्स के साथ सेकंड पोजीशन पर आई है और फर्स्ट प्लेस में क्लास डी आई है विद 225 पॉइंट्स। जिसे सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और खुशी से झूमने लगते हैं। तब सुजुने ये देखकर कहती है आखिरकार ये हुआ कैसे। और तब यहाँ कोएनजी सबका स्वागत करता है और तब सुडो उसे क्लास के 30 पॉइंट्स माइनस करने के लिए सुनाने लगता है और तब सुजुने अयाना कोजी से सब बातें पूछने उसके पास आ जाती है। और तब यहाँ साक्यानागी कात्सुरागी के इन्फेक्शन के खत्म होने पर खुश हो रही होती है। तब हाशिमोटो कहता है अब वो किसी के भी ऊपर अपना राज नहीं चला पाएगा और जब हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे तब क्लास ए को रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और तब हमें यहाँ पता लगता है कि हाशिमोटो ही वही पर्सन है जो कि रुएन से मिला हुआ था और उसी ने क्लास ए के लीडर की इन्फॉर्मेशन उसे दी थी। और तब यहाँ कांजाकी इचिनोसे को सेकंड पोजीशन पर आने के लिए कांग्रेचुलेट करता है। तब इचिनोसे कहती है वैसे इसमें कोई बुराई तो नहीं है पर फिर भी मुझे बहुत हैरानी है कि हम क्लास डी से हार गए। तो कांजाकी क्या तुम्हें याद है कि टीचर्स ने हमें स्टार्टिंग में कहा था कि हम पॉइंट्स की मदद से कुछ भी खरीद सकते हैं, पर क्या तुम जानते हो कि अगर तुम बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठे कर लोगे तो तुम उन्हें यूज करके किसी भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। और तब यहाँ रुएन कहता है अब मुझे समझ में आ गया है कि हम क्यों हारे हैं और क्लास डी क्यों जीती है। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने क्लास डी के लीडर को गलत गैस किया। और तब हम यहाँ देखते हैं कि अयाना कोजी ने क्लास डी के लीडर पर अपना नाम लिखवा दिया होता है और वो कहता है कि जैसे कि तुम्हें याद होगा कि हम तब तक अपने लीडर को चेंज नहीं कर सकते जब तक हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन ना हो, पर तुम्हारी हेल्थ की वजह से हमें ये चांस मिला तो इसीलिए कात्सुरागी और रुएन ने क्लास डी के लीडर का गलत नाम गैस किया। तो इसका मतलब ये सब कुछ तुमने अकेले किया है। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं जानता था कि इबुकी हम पर नजर रख रही है तो इसीलिए मैंने उसका डिजिटल कैमरा डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि वो तुम्हारे कार्ड को चुराने के लिए मजबूर हो जाए। और तब मैंने तुम्हारी तबीयत के खराब होने का वेट किया और जब तुमने मुझे अपना कार्ड दिखाया था तब मैंने उस टाइम तुमसे ये इसलिए पूछा था ताकि इबुकी उस कार्ड को देख सके और मैंने यामाउची को साकुरा के ईमेल एड्रेस के बदले तुम्हारे ऊपर मिट्टी फेंकने के लिए कहा था, जिस वजह से इबुकी को उस कार्ड को चुराने का चांस मिला। और तब मैंने इबुकी को कैंप से भागने में मदद करने के लिए कैंप में आग लगा दी और उसके बाद मैंने तुम्हें बाहर भेज दिया और खुद लीडर बन गया। पर पहले मैंने ये प्लान नहीं बनाया था, पहले मैं स्पोर्ट्स के बोनस पॉइंट्स की मदद से जीतना चाहता था, पर तब मैंने एक स्पोर्ट से कात्सुरागी को बाहर निकलते हुए देखा। तो क्या इसका मतलब वो क्लास ए का लीडर था? वो इतना भी बेवकूफ नहीं है कि कोई उसके कार्ड को देख ले जब वो स्पोर्ट को हासिल करने जाए और उसने वो सब
कुछ सच को छुपाने के लिए किया था। तब मुझे पता लगा कि क्लास ए का असली लीडर याहिको है और मुझे पहले से ही पता था कि रुएन जंगल छोड़ के नहीं गया है, क्योंकि जब हम रुएन से मिलने गए थे तब मैंने उसके पास एक वॉकी टॉकी देखा था और तब मुझे इबुकी के पास भी वही वॉकी टॉकी मिला। तब मुझे यकीन हो गया कि रुएन ही क्लास सी का लीडर है और तब मैंने ये प्लान बनाया, पर मैंने क्लास बी को छोड़ दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगा अगर हम क्लास बी के साथ ऐसा करेंगे तो हमारी दोस्ती टूट सकती है, जिस वजह से हमारे आने वाले टाइम में हमें मुसीबतें फेस करनी पड़ सकती है। और वैसे भी मुझे क्लास बी की चिंता नहीं थी क्योंकि वहाँ पर पहले से ही क्लास सी का जासूस था, जिस वजह से क्लास ए और क्लास सी को क्लास बी के लीडर के बारे में पता चल गया था और क्लास बी के पॉइंट्स अपने आप ही कम हो गए। तुमने तो इस टेस्ट में सच में सभी को अकेले ही हरा दिया, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें क्लास ए में पहुंचने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आखिरकार तुमने मेरी मदद क्यों करी। और तब पूरी क्लास टी सुजुने को उनकी मदद करने के लिए शुक्रिया कह रही होती है और अयाना कोजी ने इस बार भी अपना सारा क्रेडिट हिराटा को कहकर सुजुने को दे दिया होता है। तब कुशिदा अयाना कोजी से कहती है सुजुने सच में बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है और मुझे इससे नफरत है क्योंकि ये किसी से कुछ नहीं छुपाती है, ये बिल्कुल मेरे ऑपोजिट है। तो अयाना कोजी अगर तुम्हें मुझ में और सुजुने में किसी एक को चुनना पड़े तो तुम सुजुने को ही चुनोगे ना, मुझे नहीं पता। और तब हम देखते हैं उसकी क्लास टीचर उसे थिएटर में मिलने के लिए बुलाती है और वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। तब अयाना कोजी कहता है तो क्या अब आप मुझे ये बताएंगी कि जो आपने मुझे बात बताई थी वो सच थी या नहीं, और अगर आपके पास इसका कोई प्रूफ नहीं है तो मैं इसके आगे कोई काम नहीं करूंगा। जिस पर्सन ने मुझे फोन किया था वो तुम्हारे फादर थे और उन्होंने मुझे कहा था कि किसी दिन अयाना कोजी खुद की भलाई के लिए सब कुछ तबाह कर देगा। तो अब तुम आगे क्या करोगे अयाना कोजी? आपको इसका जवाब पहले से ही पता है, मैं अपने डैड की वार्निंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगा। और तब हमें फिर से क्लास ए का क्लास सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट दिखाया जाता है जहाँ लिखा होता है कि अगर क्लास सी ने अपने सारे वादे पूरे किए तो क्लास ए के सारे स्टूडेंट्स हर महीने रुएन को ग्रेजुएशन तक 20,000 प्राइवेट पॉइंट्स देंगे। तब रुएन कहता है मैं हमेशा से इसी कॉन्ट्रैक्ट के पीछे था, पर उस क्लास डी ने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। और तब यहाँ सुजुने अयाना कोजी से कहती है मुझे पता लगा कि तुमने हिराटा को बताया कि मैंने तुम्हें क्लास ए और क्लास सी के लीडर्स के नाम बताए हैं। आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो? क्या तुम मुझे किसी शील्ड की तरह यूज कर रहे हो? तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें दोस्तों की जरूरत है, मैंने अब वही किया है। ठीक है, अब मैं मानती हूँ कि हम लोग साथी हैं, पर अभी तुम ये मत सोचना कि हम लोग दोस्त हैं। हम बस क्लास ए तक पहुँचने के लिए इकट्ठे काम कर रहे हैं और मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। तब अयाना कोजी सोचता है सुजुने जो तुम कह रही हो वो गलत है, क्योंकि मैंने कभी भी तुम्हें अपने साथी की तरह नहीं सोचा और न ही कुशिदा और हिराटा को अपना साथी माना। मेरे लिए सारे इंसान बस खिलौने हैं और उन्हें मैं किसी भी तरह यूज कर सकता हूँ, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे किसे सेक्रीफाइस करना पड़े, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ जीतना ही सब कुछ है और आखिर में सिर्फ मैं ही जीतूंगा। सीजन 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि टाचिबाना मुनाबू को टेस्ट के रिजल्ट्स के बारे में बता रही होती है और वो जैसे ही विनर का नाम लेने लगती है तब मुनाबू विनर का सही नाम गैस कर लेता है और सोचता है तो चलो अयाना कोजी देखते हैं कि तुम अगले टेस्ट को कैसे पास करते हो। और यहाँ हम देखते हैं कि टेस्ट के बाद सभी बच्चे अपनी छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे होते हैं। तब हिराटा अयाना कोजी को अपने और कारुइजावा के साथ लंच पर बुलाता है, पर अयाना कोजी मना कर देता है। और तब कारुइजावा के आने के बाद हिराटा उसे अयाना कोजी को भी साथ ले जाने के लिए कहता है, पर कारुइजावा उसके लिए मना कर देती है। और तब एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें सभी को एक नए टेस्ट के बारे में बताया जाता है और उन्हें शाम को अलग अलग रूम में बुलाया जाता है। तब हम यहाँ देखते हैं कि अयाना कोजी, कारुइजावा, युकीमुरा और सोतोमुरा एक ही ग्रुप में होते हैं और तब टीचर उन्हें टेस्ट के बारे में समझाने लगते हैं। तब हमें यहाँ पता चलता है कि इस स्पेशल टेस्ट में 8 ग्रुप्स बनाए जाएंगे जिन सबके नाम प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग होंगे और हर ग्रुप में 14 मेंबर्स होंगे, जिसमें से 4-4 मेंबर्स डी और सी क्लास के होंगे और 3-3 मेंबर्स ए और बी क्लास से होंगे। ये टेस्ट टोटल 4 दिनों का होगा, जिसमें से एक दिन रेस्ट के लिए मिलेगा और 8 बजे सभी बच्चों को स्कूल की तरफ से एक मेल आएगी और उनमें से एक वीआईपी होगा जिसके बारे में बाकी लोगों को बिल्कुल नहीं पता होगा। और उसके बाद एक दिन में एक ग्रुप 2 बार डिस्कशन कर सकता है, जिसमें से सारे स्टूडेंट्स मिलकर वीआईपी की आइडेंटिटी को ढूंढने की कोशिश करेंगे। और लास्ट के 30 मिनट के डिस्कशन के बाद स्टूडेंट्स को अपने आंसर के साथ स्कूल को एक मेल भेजनी होगी, पर वीआईपी कोई मेल नहीं भेज सकता। और तब हमें उस एग्जाम को कंप्लीट करने के अलग अलग सिनेरियोस बताए जाते हैं, जिसमें कि फर्स्ट केस में अगर वीआईपी और उनके क्लास के मेंबर्स को छोड़कर बाकी ग्रुप के सभी मेंबर्स वीआईपी का सही नाम गैस कर लेते हैं तो उस ग्रुप के सारे मेंबर्स को 5 लाख प्राइवेट पॉइंट्स मिलेंगे और इसके साथ साथ वीआईपी को टोटल 10 लाख पॉइंट्स मिलेंगे। और अब केस नंबर 2 पर अगर वीआईपी और उनके क्लास वालों को छोड़कर बाकी ग्रुप के एक मेंबर ने भी वीआईपी का नाम गलत गैस किया तो सिर्फ वीआईपी को ही 5 लाख पॉइंट्स मिलेंगे। और अब केस 3 अगर वीआईपी और उनकी क्लास के मेंबर्स के अलावा ग्रुप का कोई भी एक मेंबर सही
वीआईपी गैस करके स्कूल को मेल कर देता है तो उसकी क्लास को 50 क्लास पॉइंट्स मिलेंगे और उस अकेले मेंबर को 5 लाख प्राइवेट पॉइंट्स मिलेंगे और टेस्ट वहीं खत्म हो जाएगा। पर अगर वीआईपी की सेम क्लास का मेंबर ही उसका नाम सेंड कर देता है तो उसे इनवैलिड माना जाएगा और टेस्ट वैसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। और अब लास्ट केस 4, जिसके अकॉर्डिंग अगर वीआईपी के अलावा ग्रुप का कोई और मेंबर वीआईपी का गलत नेम गैस करके स्कूल को भेज देता है तब उसकी क्लास में से 50 क्लास पॉइंट्स कम कर दिए जाएंगे और वीआईपी को 5 लाख प्राइवेट पॉइंट्स मिलेंगे और साथ ही साथ उसकी क्लास को 50 क्लास पॉइंट्स मिलेंगे और उसके बाद वो टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और अगर वीआईपी की क्लास में से कोई गलत आंसर देता है तो उनके आंसर को इनवैलिड माना जाएगा। और तब हम यहाँ देखते हैं कि अयानो कोची के ग्रुप का नाम मार्स होता है। तब टीचर उन्हें बताते हैं इस टेस्ट में किसी के भी बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा, सिर्फ ग्रुप के रिजल्ट्स और क्लास के पॉइंट्स बताए जाएंगे और वीआईपी की आइडेंटिटी भी सीक्रेट रखी जाएगी। तब थोड़ी देर बाद अयानो कोजी वापस जाते हुए सोचता है इस टेस्ट के 4 रिजल्ट्स निकल सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है कि पूरा ग्रुप इंफॉर्मेशन शेयर करके वीआईपी का सही नाम दे और जीत जाए। दूसरा है कि कोई भी एक मेंबर गलत गैस करे और वीआईपी जीत जाए। तीसरा है कोई वीआईपी का नाम पता लगा के गद्दारी कर दे और चौथा है कोई गद्दार वीआईपी का गलत नाम गैस करे। तो इसका मतलब ये लोग इस टेस्ट में हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को टेस्ट करना चाहते हैं। ये कितना बोरिंग है। और तब अगले दिन सुजुने और अयानो कोजी साथ बैठे होते हैं और तभी उन्हें मेल आ जाती है। तब वो एक दूसरे को बताते हैं कि वो वीआईपी नहीं है और तब हम देखते हैं कि वहाँ रुएन भी आ जाता है और सुजुने से उस आइलैंड पर जीतने का राज पूछता है। तब सुजुने उसे ये बताने से मना कर देती है। तब रुएन कहता है अगर तुम्हें पता है कि उस टेस्ट को कैसे जीतना है तो उस टेस्ट को जीतना इतना भी मुश्किल नहीं था, पर बहुत कम लोग हैं जो उस कंडीशन में इतना दिमाग लगा सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी क्लास के जीतने में तुम्हारा कोई हाथ है। तो अब मैं ये पता लगा कर रहूंगा कि आखिरकार इसके पीछे है कौन। आखिरकार तुम क्लास डी के पीछे क्यों पड़े हो? क्लास बी की इचिनोसे और क्लास ए के कात्सुरागी क्या कर सकते हैं इसके बारे में मुझे पहले से पता है, तो इसीलिए वो मेरे लिए इतना बड़ा खतरा नहीं है। पर क्लास डी के बारे में अभी मैं कुछ नहीं जानता हूँ। और वहाँ से चला जाता है और तब यहाँ टेस्ट का फर्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है और इचिनोसे ग्रुप मार्स की डिस्कशन को स्टार्ट करने के लिए कहती है, जहाँ वो सबको अपना नाम शेयर करने के लिए कहती है और अपने आप को एक मॉडरेटर के तौर पर इंट्रोड्यूस करती है। तब वो फर्स्ट केस को इस्टेब्लिश करने के लिए कहती है जिसमें सबको इक्वल पॉइंट्स मिलने हैं और हम देखते हैं कि क्लास बी और डी इस बात के लिए मान जाती है, पर क्लास ए उस डिस्कशन में पार्ट लेने से मना कर देती है। तो हामाकुची कहता है अगर क्लास ए डिस्कशन से मना कर देगी तो इसका मतलब वीआईपी सारे पॉइंट्स ले जाएगा। तब माचिता कहता है अगर हम डिस्कशन करेंगे तो डिस्कशन का एक वर्स्ट सिनेरियो भी हो सकता है जिससे कोई भी पर्सन वीआईपी का गलत नाम गैस करके टेस्ट को खत्म कर सकता है। डिस्कशन से पीछे हटना तो बहुत अच्छी सोच है, पर अगर हम वीआईपी की आइडेंटिटी पता नहीं लगाएंगे तो क्लासेस के बीच के पॉइंट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा और अगर एक क्लास में ज्यादा वीआईपीज हुए तो उस क्लास को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तब अयानो कोजी सोचता है हामागुची का पॉइंट बिल्कुल सही है, पर कात्सुरागी ने पहले से ही इसका जवाब ढूंढ रखा है जो कि है इम्पार्शियलिटी। तब माशिता कहता है एक क्लास में ज्यादा वीआईपी नहीं हो सकते क्योंकि स्कूल पार्शियलिटीज नहीं करता है और हमें ये बात पिछले टेस्ट से पता लगती है। तब इचिनोसे कहती है कि तुम्हारे प्लान से सिर्फ तुम्हारी क्लास को ही फायदा होगा क्योंकि फाइनल क्लास रैंकिंग में कुछ भी चेंज नहीं होगा और तुम्हारी क्लास तो पहले से ही आगे है, पर तुम्हारे प्लान में भी तो तुम्हारी क्लास को ही फायदा होगा ना। ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इस ग्रुप में क्लास सी और क्लास डी के ज्यादा मेंबर्स हैं तो इसीलिए उन्हें ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। पर हम देखते हैं कि इतनी सारी डिस्कशन होने के बाद भी क्लास ए अपनी बात पर अड़ी होती है और उस डिस्कशन से बाहर हो जाती है। और तभी यहाँ अयानो कोजी देखता है क्लास सी की कुछ लड़कियां कारुइजावा की फोटो खींच रही होती है क्योंकि उन्हें शक होता है कि उसी ने उनकी क्लास की एक लड़की को तंग किया है, पर हम देखते हैं कि कारुइजावा उन्हें मना कर रही होती है। तब माचिदा वहाँ आकर कारुइजावा को बचा लेता है और हम देखते हैं कि मार्स ग्रुप की अगली डिस्कशन में भी कुछ पता नहीं चलता है। और तब यहाँ रात को कारुइजावा बाथरूम में रो रही होती है और अगले दिन हिराटा अयानो कोजी और युकीमिरा को कुशिदा के वीआईपी होने के बारे में बताता है और यहाँ कुएंजी इस टेस्ट से बोर हो चुका होता है और वीआईपी का नाम बताकर अपने ग्रुप के टेस्ट को खत्म कर देता है। और तब यहाँ रात को अयानो कोजी और सुजुने आपस में मिलते हैं जहाँ अयानो कोजी उसे कारुइजावा के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। तब सुजुने कहती है क्या तुम इसीलिए पूछ रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो वीआईपी है? तब अयानो कोजी कहता है मुझे कारुइजावा के बारे में कुछ नहीं पता है तो जिस वजह से मैं ये नहीं बता सकता कि वो वीआईपी है या नहीं, पर वो जिस तरह से एक्टिंग कर रही है वो नॉर्मल नहीं है। तब सुजुने कहती है वो हमेशा से ऐसे ही करती है, तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तब अयानो कोजी कहता है लोग सबसे पहले लोगों को उनके अपीयरेंस के बेसिस पर जज करते हैं और उसके बाद उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग उन्हें समझते हैं, पर कुछ लोग मेरी ही तरह
सबको धोखा देते हैं। कारुइजावा बिल्कुल तुम्हारी तरह है। उसे पहले देखकर लगता है कि वो सेल्फ सेंटर्ड और अनकोऑपरेटिव पर्सन है, पर वो फिर भी क्लास डी में बहुत ही ज्यादा फेमस है। तब सुजुने कहती है तो फिर इसका मतलब वो हमेशा हर चीज का इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार रहती होगी। तब अयानो कोजी कहता है अगर ऐसी बात है तो वो डिस्कशन में इतना चुप क्यों रह रही है। तब सुजुने कहती है तो फिर तुम आगे क्या करने वाले हो। अयानो कोजी कहता है अभी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, और सोचता है क्लास डी को अगर आगे बढ़ना है तो उन्हें यूनिटी की सबसे ज्यादा जरूरत है, और अगर कारुइजावा इस चीज को करने में मेरी मदद कर सकती है तो मुझे उस पर नजर रखनी होगी। और तब रुएन सुजुने से मिलने आ जाता है और उसे कहता है मैं बहुत जल्दी ही सारे वीआईपीज को ढूंढने वाला हूँ। तब सुजुने उसकी बात पर विश्वास नहीं करती है। तब अयानो कोजी सोचता है इसे शायद वीआईपीज के नाम पता चल जाए, क्योंकि स्कूल अपने हर एक टेस्ट को एक लॉजिक के अकॉर्डिंग जनरेट करता है, तो इसीलिए अगर आपको वो लॉजिक पता चल जाए तो आप उस टेस्ट में जीत हासिल कर सकते हैं। और रुएन को इसी बात का एहसास हो गया है। तब रुएन कहता है मुझे जैसे ही अपने क्लास के वीआईपीज के बारे में पता चल जाएगा वैसे ही मैं इस टेस्ट को पूरी तरह से चेंज कर दूंगा। तब सुजुने कहती है पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो तुम्हें धोखा दे दे। तो रुएन कहता है ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैंने उनके फोन पहले से ही छीन रखे हैं, तो इसीलिए अब मुझे बस उनकी मेल चेक करनी होगी। तब सुजुने कहती है पर ये तो रूल के खिलाफ है, और अगर बाहर किसी को पता चल गया तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। तब रुएन कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, और सुजुने मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ। अगर हम सारे क्लास बी सी डी जुड़ जाएं और अपनी वीआईपीज की इंफॉर्मेशन को शेयर कर दें तो हम इस टेस्ट के लॉजिक को ढूंढ पाएंगे, और तब हम मिलकर क्लास ए को हरा देंगे। पर तब सुजुने उस ऑफर को मना कर देती है, और तब यहाँ कारुइजावा सोच रही होती है मैं तो फिर से वैसे ही हो गई हूँ जैसे कि मैं पहले थी। मुझे ना ही किसी से मिलना है और ना ही किसी को दोस्त बनाना है, मुझे बस अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं एक पैरासाइट हूँ जिसे जीने के लिए हमेशा किसी न किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। और तब हम यहाँ देखते हैं कि क्लास बी सी और डी के टीचर्स एक साथ मजे कर रहे होते हैं। तब क्लास डी की टीचर जाए क्लास बी की टीचर ची से कहती है वैसे तो सारे क्लास रिप्रेजेंटेटिव को अर्थ ग्रुप में डाला गया है, पर इचिनोसे को अयानो कोजी के ग्रुप में क्यों डाला गया है? क्या तुम ये सब कुछ हमारे पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से कर रही हो? तब जी कहती है ये तो 10 साल पहले की बात है, तुम अभी भी उसमें अटकी हुई हो। ये सच है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम अयानो कोजी में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो, पर इचिनोसे को मैंने उस ग्रुप में नहीं भेजा है, और मैं तो ये बिल्कुल नहीं जानना चाहती कि आखिरकार वो कैसे उस आइलैंड टेस्ट में लीडर बना। तब अयानो कोजी देखता है कि कारुइजावा हिराटा से उसे क्लास सी की लड़कियों से प्रोटेक्ट करने के लिए कह रही होती है। तब हिराटा कहता है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं इस चक्कर में किसी को हर्ट नहीं करूंगा। तब कारुइजावा कहती है तुम एक झूठे हो, क्योंकि तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। तब हिराटा कहता है आखिरकार तुम झूठा किसे कह रही हो? मैं तो तुम्हें हमेशा से बचाता आ रहा हूँ। हम चाहे दुनिया के लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, पर ये सच नहीं है, तो इसीलिए मैं तुम्हें बचा तो सकता हूँ पर तुम्हारे गलत बिहेवियर पर तुम्हारी साइड नहीं ले सकता। और ये सुनते ही कारुइजावा नाराज हो जाती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तब हिराटा देखता है कि अयानो कोजी ने सारी बात सुन ली होती है। तब हिराटा को पता चलता है कि अयानो कोजी को उसके बिहेवियर के कारण इस बारे में पहले से ही पता था। और तब अयानो कोजी कहता है अगर उसे इस रिलेशन की जरूरत है और वो जिस तरह से एक्ट करती है उस हिसाब से पता चलता है कि वो एक पैरासाइट है, तो इसका मतलब वो खुद को बस बचाना चाहती है। तब हिराटा अयानो कोजी की इंटेलिजेंस को देखकर हैरान हो जाता है, पर अयानो कोजी सुजुने का नाम लेकर सारा क्रेडिट उसे दे देता है। तब अयानो कोजी कहता है पर आखिरकार वो बचना किससे चाहती थी? तब हिराटा कहता है वो हर चीज से बचना चाहती है, चाहे उसके चेहरे से पता ना लगता हो, पर वो 9 सालों से बुली होती आई है। और तब हम देखते हैं कि मार्स ग्रुप की 3rd और 4th डिस्कशन में इचिनोसे के बार बार कोशिश करने पर भी कुछ भी डिसाइड नहीं होता है। और यहाँ हम देखते हैं कि मार्स ग्रुप की 4th डिस्कशन के बाद क्लास सी की लड़कियाँ कारुइजावा का पीछा करने लगती है, और तब युकीमिरा को उन पर शक होता है। तब वो और अयानो कोजी उनके पीछे जाने लगते हैं, और तब यहाँ क्लास सी की लड़कियाँ कारुइजावा को पकड़ लेती है और उसके ऊपर अपनी क्लास की एक लड़की को तंग करने का इल्जाम लगाने लगती है। पर हम देखते हैं कि कारुइजावा उस इल्जाम को मान नहीं रही होती, पर उनके फोर्स करने के बाद कारुइजावा उस बात को मान जाती है और उनसे माफी मांगने लगती है। और तब क्लास सी की लड़कियां उसे बुली करके उसकी फोटो खींचने लगती हैं। और तब युकीमुरा जैसे ही कारुइजावा को बचाने जाने लगता है अयानो कोजी उसे रोक देता है। पर हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद युकीमुरा से रहा नहीं जाता और वो कारुइजावा को बचाने आगे चला जाता है। और तब क्लास सी की लड़कियां भी वहाँ से चली जाती है और कारुइजावा युकीमुरा को डांट कर वहाँ से चली जाती है। तब अयानो कोजी सोचता है लगता है मुझे ट्राई करना चाहिए, और तब हमें पता चलता है कि एक और ग्रुप का टेस्ट खत्म हो चुका है। तब अयानो कोजी सोचता है रुएन वीआईपी सिलेक्शन के पीछे का लॉजिक पता कर रहा है, तो जिसका मतलब अब मुझे
मुझे भी अपनी चालें चलनी होगी। और तब वो क्लास सी की लड़की मनाबे शिहो को मैसेज सेंड करता है और यहाँ कारुइजावा हिराटा के मैसेज को देखकर शिप के बेसमेंट में आई होती है, जहाँ मनाबे और उसकी सारी दोस्त भी आ जाती है। तब मनाबे कहती है चलो अभी इसे तंग किया जाए और इससे रिका के सामने इसकी गलती की माफी मंगवाई जाए। तब वो लड़कियाँ कारुइजावा को रोने के लिए कहती है। तब मनाबे कहती है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें तो पहले भी बुली किया गया होगा, जिसे सुनकर कारुइजावा बुरी तरह से डरने लगती है और उसे देखकर सारी लड़कियां उस पर हंसने लगती है। और जैसे ही कारुइजावा वहां से भागने की कोशिश करती है, वैसे ही मनाबे उसे पकड़कर एक चांटा लगाती है और रिका को भी उसे मारने के लिए कहती है। तब हम देखते हैं कि रिका पहले तो बहुत झिझक रही होती है और जैसे ही वो उसे मारना शुरू करती है, उसे इसमें मजा आने लगता है। और यहाँ हम देखते हैं कि अयानो कोजी ये सब कुछ चुपचाप देख रहा होता है और सोचता है मिलग्राम के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से कुछ सर्कमस्टांसिस इंसान की नेचुरल क्रुएलिटी को बढ़ा सकती है। तुमने तो सचमुच कमाल ही कर दिया मनाबे, मैंने तो बस तुम्हारे लिए ये सीन अरेंज करवाया था, पर अब तुम इसकी हिम्मत को तोड़कर मेरी और भी ज्यादा मदद कर रही हो। और तब उन लड़कियों के जाने के बाद अयानो कोजी उसे मिलने आता है। तब कारुइजावा को पता चलता है कि अयानो कोजी उसे तब से देख रहा था और वो जैसे ही हिराटा को फोन करने लगती है, अयानो कोजी उसे मना कर देता है और कहता है मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें हमेशा से बुली किया गया है और मैं तुम्हारा सच सबके सामने भी ला सकता हूँ। और तब वो कारुइजावा को बुली करने लगता है। तब कारुइजावा कहती है तुम मुझे बुली नहीं कर रहे हो, तुम तो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, पर फिर भी देखो तुम कुछ भी करने से मना नहीं कर रही हो। जब लोग बुरी से बुरी सिचुएशन में बार बार फंसते हैं, तब उन्हें उस चीज की आदत पड़ जाती है और वो समझ जाते हैं कि उस मामले में वो कुछ नहीं कर सकते। कारुइजावा, इस दुनिया में बहुत तरह की निराशाएं हैं और तुम सच में बहुत ज्यादा निराशा में हो। जिनके दिलों में डार्कनेस होती है वो अपने साथ साथ बाकियों को भी डुबा लेते हैं और जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो वीक लोगों पर हावी पड़ जाते हैं। तुम जितनी डार्कनेस जानती हो, ये दुनिया उससे भी कहीं ज्यादा डार्कनेस से भरी हुई है। तो इसीलिए मैं आज तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जिस तरह हिराटा और माचिदा तुम्हें बचा रहे थे, मैं उससे कहीं ज्यादा अच्छे से तुम्हें बचाऊंगा। और तब वो कारुइजावा को क्लास सी की लड़कियों की उसे बुली करने वाली वीडियो दिखाता है। आगे वो कहता है कि अगर वो लड़कियां फिर से तुम्हें बुली करेंगी तो तुम ये धमकी दे देना कि तुम इस वीडियो को लीक कर दोगी, तो मेरे साथ मिल जाओ। और अब मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिसमें मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्लास डी अपनी करंट स्टेट में आगे नहीं बढ़ सकती है, पर अगर तुम क्लास की सारी लड़कियों को इकट्ठा करोगी तो हमारी क्लास के पास वो यूनिटी आ जाएगी जो कि हमारे पास अभी नहीं है। और सोचता है यही वो काम है जो सुजुने कभी नहीं कर सकती है। तब कारुइजावा उससे पूछती है कि आखिरकार तुम हो कौन? मैं तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलूंगा और तुम मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो तुम ऐसा रिलेशन चाहती हो ना? और तब कारुइजावा इस डील को मान जाती है और तब वो कारुइजावा को कुछ करने के लिए कहता है और यहाँ वो अपनी क्लास टीचर से पॉइंट्स के बदले कुछ खरीदता है। और तब हम यहाँ देखते हैं कि ग्रुप मार्क्स की फाइनल डिस्कशन से पहले इचिनोसे और अयानो कोजी क्लास ए तक पहुँचने के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और तब डिस्कशन स्टार्ट होने के बाद हामागुची सबको अपने अपने सेल फोन दिखाने के लिए कहता है ताकि सबको पता चल सके कि आखिरकार वीआईपी कौन है। तो माचिदा कहता है इसमें तो बहुत ज्यादा रिस्क है, क्योंकि अगर सभी को वीआईपी का नाम पता चल जाएगा तो कोई ना कोई जरूर होगा जो हमें धोखा दे देगा। मुझे पता है, पर इस टाइम हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हमें अगर जीतना है तो हमें ये करना ही होगा। और तब हम देखते हैं कि एक एक करके सभी लोग अपने सेलफोन्स दिखा देते हैं और तब सभी को पता चलता है कि युकिमिरा ही वीआईपी होता है। तब हामागुची सबसे प्रॉमिस लेता है कि कोई भी वीआईपी को एक्सपोज नहीं करेगा। तब सभी लोग इस बात के लिए मान जाते हैं। तब अयानो कोजी सोचता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कोई ना कोई हमें धोखा जरूर देगा और मेरे ट्रैप में फंस जाएगा, क्योंकि असल में मैं वीआईपी हूँ और मैंने और युकिमुरा ने अपने फोन्स एक्सचेंज किए हैं। तब हम देखते हैं कि इचिनोसे अयानो कोजी को फोन करती है। तब सभी को पता लग जाता है कि युकिमुरा के पास जो फोन है वो अयानो कोजी का है और असल में अयानो कोजी ही वीआईपी है। तब सभी लोग डी क्लास को झूठा कहने लगते हैं और हम देखते हैं कि डिस्कशन एंड होने की अनाउंसमेंट हो जाती है। और तब हमें पता चलता है कि असल में वीआईपी कारुइजावा होती है और अयानो कोजी ने उससे अपने फोन को स्वैप किया होता है। पर क्योंकि स्कूल की पॉलिसी के हिसाब से वो अपने फोन का सिम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो अयानो कोजी अपनी पॉइंट्स की मदद से टीचर से इसी बात का एक्सेस लेने गया होता है, जिससे वो सभी लोगों को धोखे में रख सके। और हम देखते हैं कि इसी वजह से वो सबको ये विश्वास दिला पाता है कि वही वीआईपी है। तब हम यहाँ देखते हैं कि इचिनो से सारी बातें सुन लेती है और वो कहती है तो इसका मतलब मैं सही थी और इस टाइम पक्का कोई ना कोई तुम्हारे ट्रैप में फंस रहा होगा। तो तुमने मेरे फोन पर फोन इसलिए किया था क्योंकि बी क्लास भी यही स्ट्रेटेजी अपना रही थी। तब इचिनो से हाँ कहती है। तब अयानो कोजी कहता है पर आखिरकार तुमने सबके सामने हमारा राज क्यों नहीं खोला? मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर क्लास ए और सी में से कोई भी गलत जवाब देगा तो अल्टीमेटली हमारी क्लास को ही प्रॉफिट होगा। तो क्या ये सारा
प्लान भी सुजुने ने बनाया था, तब अयानो कोजी हाँ कहता है और तब हम देखते हैं कि टेस्ट रिजल्ट्स आ जाते हैं, जहाँ क्लास ए के 200 पॉइंट्स कम हुए होते हैं, क्लास बी के पॉइंट्स में कोई चेंज नहीं आता, क्लास सी को 100 पॉइंट्स मिले होते हैं और क्लास डी को 50 क्लास पॉइंट्स मिले होते हैं, जिस हिसाब से क्लास सी जीत चुकी होती है। तब रुएन वहाँ आकर कहता है, देखो सुजुने, अब तुम्हें पता लग गया होगा कि मुझे पहले से ही वीआईपी के बारे में पता था, पर हमारे ग्रुप में कोई गद्दार नहीं था, जिसका मतलब तुम्हें हमारे ग्रुप के वीआईपी के बारे में नहीं पता था। तुम्हारे ग्रुप की वीआईपी कुशीदा थी और ये बात मुझे टेस्ट के दूसरे दिन ही पता चल गई थी, जिसे सुनकर सुजुने शॉक हो जाती है। तब रुएन कहता है, तो तुम्हें सच में कुछ समझ नहीं आया सुजुने, अब मेरा अगला टारगेट तुम होगी, देखना तुम्हें सेकंड टर्म में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तब अयानो कोजी सोचता है, लगता है क्लास डी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है। और यहाँ हम देखते हैं कि स्कूल में वापस आ जाने के बाद अयानो कोजी, सुजुने, कारुइजावा और हिराटा इकट्ठे बैठे होते हैं और तब हिराटा कारुइजावा को पिछले टेस्ट का लॉजिक समझाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि वीआईपी की सिलेक्शन के लिए स्कूल ने एक लॉजिक को बनाया था, जिसके अकॉर्डिंग मार्स प्लेनेट सोलर सिस्टम में फोर्थ पोजीशन पर आता है और अगर हम उस ग्रुप के सभी मेंबर्स के नामों को अल्फाबेटिकली अरेंज करें तो आगे से फोर्थ पोजीशन पर कारुइजावा का नाम आता है, जिसके हिसाब से मार्स ग्रुप की वीआईपी कारुइजावा होगी। तब कारुइजावा कहती है, पर ये तो बहुत सिंपल लॉजिक है। तब हिराटा कहता है, ये सिंपल तो है, पर अगर आपको 2-3 ग्रुप्स के वीआईपी के नाम ना पता हो तो आप इस पैटर्न को नहीं पहचान सकते। पर रुए ने इस पैटर्न को फाइंड आउट करके बहुत बढ़िया काम किया है, पर फिर भी उसके क्लास में कोई ऐसा है जिसे उसका रूल करना पसंद नहीं। और तब क्लास डी की टीचर उन सभी को आने वाले स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में बताती है, जिसके अकॉर्डिंग इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में भी उन्हें पॉइंट्स दिए जाएंगे और इस बार पूरा स्कूल भी रेड और व्हाइट टीम में कम्पीट करेगा, जिसमें कि क्लास बी और क्लास ए रेड टीम में होंगी और इसमें दोनों क्लासेस के सारे ईयर्स के स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होंगे। और तब हमें स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में जानकारी दी जाती है, जिसमें इवेंट्स को 2 तरह में बांटा गया होता है, एक तो वो जिसे की सारी क्लासेस को करना कंपलसरी है और दूसरा ऑप्शनल है, पर ऑप्शनल के पॉइंट्स कंपलसरी वाले इवेंट से ज्यादा है और इसमें जो भी मेंबर्स अगर पहली 3 पोजीशंस हासिल करते हैं तो उन्हें बोनस पॉइंट्स दिए जाएंगे, तो कि वो अपने अगले रिटर्न एग्जाम में ऐड कर सकते हैं। पर जो सबसे लास्ट के 10 प्लेयर्स होंगे उनके नेक्स्ट रिटर्न एग्जाम में 10 पॉइंट्स कम हो जाएंगे और इसमें टोटल 13 इवेंट्स हैं, जिसमें कि 9 कंपलसरी इवेंट्स हैं और 4 वॉलंटरी इवेंट्स हैं। तब यहाँ टीचर कहती है कि ये सारे इवेंट्स आपके स्टेमिना और एथलेटिक एबिलिटी पर डिपेंड करती है, तो इसीलिए आपको उस हिसाब से सोचना चाहिए कि आपको किस में पार्टिसिपेट करना चाहिए और किस तरह से पार्टिसिपेट करना चाहिए और इसमें एक स्टूडेंट कितने भी इवेंट्स में पार्ट ले सकता है। अब इसके बाद मुझे सभी पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट बनाकर दे देना। तब थोड़ी देर बाद सुजुने अयानो कोजी से कहती है, ये स्पोर्ट्स इवेंट भी मुझे पुराने स्पेशल टेस्ट की तरह ही लग रहा है, क्योंकि इसमें भी पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर तरीके से ही हो रही है। तब अयानो कोजी कहता है, तुमने सही कहा, ये पेपर तो बिल्कुल अलग लगते हैं, पर जब इन्हें इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि हम रिटर्न एग्जाम में पॉइंट्स के जरिए कुछ खरीद कर कुछ लूप होल्स निकाल सकते हैं, पर ये टेस्ट हमारी स्टेमिना और एथलेटिक एबिलिटी पर डिपेंड करता है, जिसके लिए हमें बहुत तगड़ी प्रिपरेशन करनी होगी। तब सुजुने कहती है कि मैं भी प्रिपरेशन की ही बात कर रही हूँ। तब अयानो कोजी कहता है, तुम इसमें भी लूप होल्स ढूंढ रही हो, जैसे कि कोई एब्सेंट हो जाए या फिर कोई इवेंट छोड़कर चला जाए। तो सुजुने कहती है, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हमें इसे नॉर्मल मेथड से ही कंप्लीट करना होगा? तब अयानो कोजी कहता है, अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम इसे कैसे करना चाहती हो। और तब यहाँ क्लास में स्पोर्ट्स इवेंट की डिस्कशन चल रही होती है, जहाँ सूडो सारे वॉलंटरी इवेंट्स में पार्ट लेने की बात करता है और हम देखते हैं कि सभी लोग इस बात के लिए मान जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि हिराटा ने इन वॉलंटरी इवेंट्स को जीतने के लिए 2 मेथड प्रिपेयर किए होते हैं, जिसमें से पहला है स्किल मेथड, जिसके अकॉर्डिंग स्किल्ड पर्सन को प्रायोरिटी दी जाएगी, और दूसरा है वॉलंटरी मेथड, जिसके अकॉर्डिंग पर्सन के हिसाब से उसे इवेंट चुनने की पूरी आजादी दी जाएगी। तो हिराटा कहता है, तो अगर किसी को स्किल्ड मेथड में कोई दिक्कत नहीं है तो हम इसे अप्लाई कर सकते हैं ना? तब सुजुने कहती है कि मैं मानती हूँ कि स्किल्ड मेथड बहुत अच्छा है, पर हम इससे गारंटी नहीं दे सकते कि हम इसे यूज करके दूसरी क्लासेस को हरा सकते हैं या नहीं। जैसे कि हमें पता ही है कि वॉलंटरी इवेंट्स में हमें अपने सबसे स्किल्ड पर्सन यूज करने हैं, पर अगर हम ध्यान से कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हम कंपलसरी इवेंट्स में भी अपना फुल पोटेंशियल यूज कर पाएंगे। जैसे कि हम 2 तेज रेसर्स को इकट्ठे ना दौड़ाकर एक तेज और एक स्लो रेसर को इकट्ठा दौड़ाएं, जिससे कि हमारे जीतने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तब शिनोहारा इस प्लान को अपोज करने लगती है और कहती है, अगर ऐसा हुआ तो नॉन एथलेटिक पर्सन को फर्स्ट 3 पोजीशन में आने का चांस तो मिलेगा ही नहीं, जिसकी वजह से उन्हें नेक्स्ट एग्जाम में कोई बोनस नहीं मिलेगा। तब सुजुने कहती है कि तुम्हें इस टाइम पूरी क्लास के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि क्लास के जीतने से ही हमें आगे जाकर फायदा हो सकता है, पर अगर तुम पढ़ाई में
मेहनत करोगी तो तुम्हें तो बोनस पॉइंट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और वैसे भी बोनस पॉइंट्स फर्स्ट 3 पोजीशन पर आने वाले बच्चों को ही मिलेंगे। तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि कौन सी ऐसी स्पोर्ट्स है जिसमें तुम फर्स्ट 3 पोजीशन में आ सकती हो? और तब हम देखते हैं कि शिनोहारा इस पॉइंट पर बहस नहीं कर पाती। तब हम देखते हैं कि अयानो कोजी के कहने पर कारुइजावा उस प्लान को भी अपोज करने लगती है और वो कुशिदा से भी इस बारे में पूछती है। तब कुशिदा दोनों प्लान्स को जोड़ने का आइडिया देती है। तब सुजुने कहती है कि मैंने इसके बारे में भी सोच रखा है, जिसमें वो स्टूडेंट्स जिन्हें टेस्ट पॉइंट्स नहीं चाहिए वो टॉप पोजीशंस पर आएंगे और फिर वो नीचे आने वाले स्टूडेंट्स को प्राइवेट पॉइंट्स को एवरेज आउट करके बांट देंगे। पर हम देखते हैं कि कारुइजावा फिर भी नहीं मानती है। तब हिराटा इस बात के लिए वोटिंग करने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि सुजुने वोटिंग में जीत जाती है। और हम देखते हैं कि अयानो कोजी दोनों के बारी में ही हाथ नहीं खड़ा करता है। और तब थोड़ी देर बाद कारुइजावा अयानो कोजी से उसके ये सब कुछ करने का रीजन पूछती है, पर अयानो कोजी उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। तब कारुइजावा कहती है कि आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो? तब अयानो कोजी कहता है मैं क्लास डी को इस काबिल बनाना चाहता हूँ कि वो क्लास ए तक पहुँच सके। तब कारुइजावा कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमसे अच्छे हो? तब अयानो कोजी कहता है तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, तो इसीलिए मैं तुम्हें ये बस करके ही दिखाऊंगा ताकि तुम मुझ पर विश्वास कर सको। और हाँ, याद रखना स्पोर्ट्स इवेंट्स के दौरान कोई एक हमारी क्लास में से गद्दार निकलेगा और वो हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स की इंफॉर्मेशन दूसरी क्लास को दे देगा, जिसे सुनकर कारुइजावा शॉक हो जाती है और अयानो कोजी उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। और अब यहाँ अगले दिन सभी लोग अपनी आर्म स्ट्रेंथ चेक कर रहे होते हैं, जहाँ सूडो की आर्म स्ट्रेंथ 82.4 निकलती है। तब वो अयानो कोजी को उसे ट्राई करने के लिए कहता है। तब अयानो कोजी सूडो से एवरेज आर्म स्ट्रेंथ के बारे में पूछता है। तब सूडो 60 कहता है। तब अयानो कोजी कहता है कि ग्रिप स्ट्रेंथ आपके बाजुओं की मोटाई पर डिपेंड नहीं करती है। इस स्ट्रेंथ के लिए फोरआर्म्स की 2 मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कि है ब्रेचियो एडिलियस और दूसरी है फ्लेक्सर कार्पे रेडिलियस। और अगर हम इन दोनों मसल्स को ट्रेन करेंगे तो हमारी ग्रिप स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। और तब हम देखते हैं कि अयानो कोजी अपनी वो 2 मसल्स को यूज करके अपनी ग्रिप स्ट्रेंथ को 60 तक पहुंचा देता है, जिससे हिराटा शॉक हो जाता है और उसे बताता है कि एवरेज ग्रिप स्ट्रेंथ तो 45 होती है और इस हिसाब से तो तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो। और तभी सभी पार्टिसिपेंट्स के इवेंट्स के अकॉर्डिंग नाम लिख लिए जाते हैं और किसी भी स्टूडेंट्स को उस लिस्ट की फोटो खींचने से मना किया जाता है। और तब हम देखते हैं कि सुजुने कियोनो के साथ 3 लेग रेस दौड़ने की प्रैक्टिस कर रही होती है, पर तब कियानो उसे थोड़ा स्लो भागने के लिए कहती है। तब सुजुने कहती है कि तुम बहुत ज्यादा स्लो हो, तो इसीलिए तुम्हें मेरे रिदम के अकॉर्डिंग चलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और स्लो भागने से मना कर देती है। और तब अयानो कोजी जैसे ही उसे ये बात समझाने के लिए जाता है, सुजुने उसकी कोई बात नहीं मानती है। तब अयानो कोजी कहता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारे साथ कोई भी दौड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। तब सुजुने कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर कोई मेरी स्पीड जितना नहीं दौड़ सकता तो मुझे उसके साथ भागना भी नहीं है। और तब अयानो कोजी सुजुने को अपने साथ भागने के लिए कहता है। तब हम देखते हैं कि सुजुने अयानो कोजी की स्पीड को टक्कर नहीं दे पा रही होती, जिससे वो बहुत ज्यादा थक जाती है। और तब अयानो कोजी उसे अपने पार्टनर की तरफ ध्यान देने की बात करता है और सुजुने भी उसकी बात को मान जाती है। तब अयानो कोजी कहता है क्या तुम इसके बाद मेरे साथ कहीं चलोगी, क्योंकि मेरे और तुम्हारे अलावा एक और पर्सन है जो कि व्हाइट टीम की जीत को इफेक्ट कर सकता है, और वो पर्सन कुशिदा है, क्योंकि वो कुशिदा ही है जिसने अर्थ ग्रुप को धोखा दिया था। उस टेस्ट में वीआईपी का पता लगाना नामुमकिन था, और मुझे भी पूरा यकीन है कि तुमने और हिराटा दोनों ने ही वीआईपी का नाम किसी को नहीं बताया होगा, तो शायद कुशिदा ने ही प्राइवेट पॉइंट्स को पाने के लिए ये काम किया होगा। क्या सच में कुशिदा कुछ प्राइवेट पॉइंट्स के लिए अपनी क्लास को बेच सकती है? अब ये तो सिर्फ उसे ही पता है। तो क्या तुम इसीलिए हम दोनों को लेकर कहीं जाना चाहते हो? ऐसा लगता है कि तुम्हारे और कुशिदा में कोई पुराना रिश्ता है, और वैसे भी अगर किसी क्लास में कोई गद्दार होता है तो वो कभी नहीं जीत सकते। तो अगर तुम्हें क्लास को लीड करना है तो तुम्हें इसके बारे में सोचना होगा। तब हम देखते हैं कि थोड़े टाइम बाद सुजुने, अयानो कोजी और कुशिदा एक साथ बैठे होते हैं। तब सुजुने सीधा उससे उसके गद्दार होने के बारे में पूछने लगती है, पर कुशिदा मना कर देती है। और तब स्पोर्ट्स फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है और यहाँ सूडो सबको जीतने के लिए मोटिवेट कर रहा होता है। तब कारुइजावा कहती है कि ये तो एक बच्चे की तरह एक्ट कर रहा है जो कि अपनी क्रश सुजुने के सामने नंबर बनाना चाहता है। और तब यहाँ साक्या नागी ये सब कुछ देख रही होती है और अयानो कोजी को देखकर मुस्कुराने लगती है। और तब हम यहाँ देखते हैं कि टीम रेड पहले कंपटीशन में ही एक लीड हासिल कर लेती है, और यहाँ हम देखते हैं कि कोएनजी खेलने से मना कर देता है, जिस बात के लिए सूडो उसे डांट रहा होता है। तब कोएनजी बताता है इससे पहले सुजुने ने भी मुझसे पार्ट लेने की रिक्वेस्ट की थी, पर मैं आज नहीं खेल सकता, जिससे सूडो को गुस्सा आ जाता है और वो सबको धमकी
देता है कि अगर किसी ने भी क्विट किया तो वो उसको नहीं छोड़ेगा। और तब अगली गेम स्टार्ट हो जाती है जहाँ क्लास सी के लोग सूडो को घेर लेते हैं और रुएन और उसके दोस्त उसको मारने लगते हैं। और तब एल्बर्ट की मदद से टीम व्हाइट जीत जाती है। तब सूडो गेम को हारता हुआ देखकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तब यहाँ सुजुने का एक लड़की के साथ टकराकर पैर मुड़ जाता है, जिस वजह से सुजुने के लिए चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब सुजुने कहती है कि क्लास सी की उस लड़की को देखकर लगता है कि वो मुझसे जानबूझकर टकराई थी, पर फिलहाल के लिए तो तुम्हें अपने इवेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने कोएंजी से बात की, पर उस चीज का भी कोई फायदा नहीं हुआ। काश अगर मैं कुशीदा होती तो मैं कुछ कर पाती। और तब हम देखते हैं कि अगली गेम स्टार्ट हो जाती है जहाँ क्लास सी फिर से घटिया तरीके से खेलकर टीम रेड को हरा देती है। पर अगले मैच में रुएन की वजह से सूडो को फिर से गुस्सा आ जाता है और रुएन सब कुछ इतने प्लान से कर रहा होता है कि किसी को कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता। और तब रुएन की टीम व्हाइट जीत जाती है और तब टीम व्हाइट और टीम रेड के पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं। और तब यहाँ कारुइजावा अयानो कोजी से कहती है, क्या हम किसी मुसीबत में हैं? एक गद्दार ने हमारे पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट को रुएन को बेच दिया है और वो इसी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग दो चीजें कर रहा है, जिससे कि वो कमजोर प्लेयर्स के जरिए सूडो को कैद कर रहा है और स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के जरिए गेम को जीत रहा है, और दूसरा वो सुजुने को बुरी तरह से तोड़ रहा है। तो क्या इस हिसाब से क्लास डी के जीतने के कोई चांसेस भी हैं? मेरा शुरू से ही जीतने का कोई इरादा नहीं था और इस टाइम तो सबसे जरूरी चीज तो ये है कि हम कुछ ना करें और स्पोर्ट्स इवेंट में जितना हो सके उतना हारें, जिससे कि हमें बाद में फायदा मिले। और तब यहाँ सूडो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो जैसे ही रुएन के साथ लड़ने जाने लगता है, हिराटा उसे वहाँ आकर रोक लेता है। और तब हम यहाँ देखते हैं क्लास डी के सारे मेंबर सूडो से नाराज हो रहे होते हैं। तब सूडो कहता है, आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं अपनी क्लास के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ? क्या तुम सच कह रहे हो? क्योंकि तुम्हें देखकर तो ये लग रहा है कि तुम बस ये साबित करना चाहते हो कि तुम कितने अमेजिंग हो। और तब सूडो युकीमुरा पर हमला करने लगता है, पर हिराटा बीच में आ जाता है और तब सूडो हिराटा को एक जोरदार पंच मारता है और सबको छोड़कर वहाँ से चले जाता है। तब यहाँ ब्रेक की अनाउंसमेंट हो जाती है और अयानो कोजी सुजुने को सूडो को वापस लाने के लिए कहता है, पर सुजुने मना कर देती है। तब अयानो कोजी कहता है, आखिरकार तुम कब तक ऐसे ही यूजलेस रहोगी? आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैं तो इस अनलकी एक्सीडेंट की वजह से कुछ नहीं कर पा रही हूँ। क्या तुम्हें सच में ये अनलकी लगता है? क्या तुम्हारी इंजरीज और क्लास डी का हारना तुम्हें कोइंसिडेंस लगता है? तो आखिर मैं क्या करूँ? चाहे मुझे पता है कि ये सब कुछ रुएन कर रहा है, फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम एक वेपन हासिल करने का चांस खो रही हो। फ्यूचर में तुम अकेले रहकर कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर पाओगी और तुम इसी तरह हेल्पलेस फील करोगी। तो इसीलिए तुम्हें एक वेपन की जरूरत होगी जो कि तुम्हारे अकॉर्डिंग काम करे, और सूडो वो वेपन बन सकता है। तो इसीलिए उसे वैसे ही यूज करो जैसे मैंने तुम्हें यूज किया था। तो अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या करना है। और तब यहाँ हिराटा अयानो कोजी से कहता है, अगर तुम्हें गद्दार के बारे में पता है तो तुमने उस पार्टिसिपेशन वाली लिस्ट को सबमिट होने ही क्यों दिया? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, ये आइडिया सुजुने का है, तो तुम उसी से पूछो। और तभी यहाँ कुशीदा सुजुने को नर्स के ऑफिस में जाने के लिए कहती है। तब वहाँ रुएन भी मौजूद होता है और हम देखते हैं कि वो उस पर इल्जाम लगाता है कि उसने क्लास सी की उस लड़की को जानबूझकर जख्मी किया है, जिस वजह से वो अब चल भी नहीं सकती। और तब हम देखते हैं कि नोशिता भी उस बात के लिए एग्री करती है और कहती है कि सुजुने ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगी। तब सुजुने सोचती है, इसमें मेरी इनोसेंस को प्रूफ करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तब रुएन उसे स्टूडेंट काउंसिल में जाने का आइडिया देता है। तब सुजुने सोचती है, पर इस टाइम मैं अपने भाई के लिए मुसीबत खड़ी नहीं कर सकती। और तब कुशीदा सुजुने का साइड लेकर रुएन को इस मामले को स्टूडेंट काउंसिल के बाहर ही सेटल करने की बात करती है। तब रुएन कहता है, अगर सुजुने मुझे 1 मिलियन पॉइंट्स दे देगी तो हम इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे, पर सुजुने मना कर देती है। पर तब रुएन जैसे ही स्टूडेंट काउंसिल की तरफ जाने लगता है, तब सुजुने उसके ऑफर को मानने पर मजबूर हो जाती है। तब रुएन कहता है, अब इसके साथ मेरी एक और शर्त है, तुम्हें 1 मिलियन पॉइंट्स के साथ साथ मेरे सामने झुकना भी होगा। तो मैं इसीलिए तुम्हें ये सब कुछ सोचने के लिए इस इवेंट के खत्म होने तक का टाइम देता हूँ। और तब यहाँ सुजुने सोचती है, मैं कितनी बेवकूफ हूँ जो कि उस ट्रैप में फंस गई। और तब रास्ते में सुजुने को उसका भाई मिलता है और वो कहती है कि मुझे पता है कि क्लास डी की पोजीशन इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में अच्छी नहीं है, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करूंगी। और सोचती है, मेरे भाई को मेरे प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, पर फिर भी इसने यहाँ रुककर मेरी बात सुनी है, तो मेरे लिए इतना ही काफी है। तो चलो वो आखिरी चीज करी जाए जो मुझे इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में करनी चाहिए। तब यहाँ सुजुने सूडो को मनाने चली जाती है और हम देखते हैं कि सूडो वापस आने से मना कर देता है। और तब सूडो हारने के लिए अपनी क्लास को ब्लेम कर रहा होता है। तब सुजुने कहती है, मुझे ये तो समझ आ रहा है कि तुम इसीलिए गुस्सा हो क्योंकि तुम अपनी स्पेशल गेम में
हार रहे हो, पर क्या यही असली बात है? तब सूडो कहता है, असल में तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग मेरी तारीफ करें। मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा बेकार थे, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं उनके जैसा नहीं बनूंगा, पर मैं अब हर रोज अपने आप को उन्हीं की तरह बनता हुआ देख पा रहा हूँ। तब सुजुने कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरा भाई भी जीनियस है और सभी ने यही एक्सपेक्ट किया था कि उसकी बहन भी जीनियस ही निकलेगी। पर सच्चाई तो ये है कि सबकी अपनी अपनी काबिलियत होती है और यहाँ पर तुम स्पोर्ट्स में सबसे अच्छे हो, पर इस टाइम तुम बिल्कुल यूजलेस हो, क्योंकि तुम